हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका मैथ्स का दोस्त सौरभ गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल द स्टडी एक्सपर्ट। दोस्तों, आज मैं आपके पास आया हूं एसएससी सीजीएल 2019 प्रीलिम्स के पूरे पोस्टमार्टम के साथ। जी हां, आज मैं आपको एसएससी सीजीएल के 2019 में जो रिजल्ट आया है उसके कुछ ऐसे पॉइंट आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो शायद आप लोगों ने अभी तक ना देखे हों। दोस्तों, आपने मेरे पिछले वीडियो एसएससी सीजीएल 2018 के एनालिसिस में जितना प्यार दिया है, मजा आ गया दोस्तों, कसम से मजा आ गया कि जब आपकी मेहनत को, जी हाँ दोस्तों, मेरे एनालिसिस आप देखेंगे तो थोड़ा लेट ही आते हैं जी। जैसे 2019 के आप लोग सोच रहे होंगे प्रीलिम्स के ऑलमोस्ट सारे के सारे एनालिसिस हर चैनल ने अपने अपने एनालिसिस दे दिए हैं, तो आज ये बंदा इतने दिनों बाद क्यों आया है? तो दोस्तों, ये बात तो आप भी मानोगे, अगर मैं इतने दिन बाद आया हूं तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए लेके आया हूँगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सौरभ गुप्ता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और ये कांटेक्ट नंबर है अगर आप हमारे चैनल से कांटेक्ट करना चाहते हैं। साथ ही साथ ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7607486786। जी हाँ, हम ज़्यादातर या मैक्सिमम आपकी क्वेरीज को अपने वीडियो के माध्यम से सॉल्व करने का पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यू आर फ्री टू कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। जी हाँ दोस्तों, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके किसी भी क्वेरीज को तुरंत सॉल्व किया जाएगा। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है 7607486786। दोस्तों, मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने जैसा कि आपको बताया, मेरा नाम सौरभ गुप्ता है और मैंने 3 बार एसएससी सीजीएल में इंस्पेक्टर की पोस्ट निकाली। अब कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि 3 बार आपने हमारे इस इंस्पेक्टर की पोस्ट खराब करी, तो दोस्तों मैं इस पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा कि आखिर क्या वजह थी कि मुझे 3 बार एग्जाम ना चाहते हुए भी देना पड़ा। दोस्तों, मेरी क्वालिफिकेशन सिंपल है। मैंने बीएससी सीएसएसएम यानी कि कंप्यूटर साइंस, स्टैट्स और मैथ्स से किया हुआ है मैंने अपना ग्रेजुएशन। साथ ही साथ कंप्यूटर एग्जाम पढ़ाने का मेरा 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ये मेरे कुछ फाइनली जिसमें फाइनल सिलेक्शन हुआ एसएससी सीजीएल 2012 से प्रिवेंटिव ऑफिसर मैं हूँ। 2013 से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिला मुझे, 2014 से एक्साइज इंस्पेक्टर और 2012 में जब आईबीपीएस फर्स्ट हुआ था उस समय मुझे बैंक ऑफ इंडिया में एज ए पीओ ज्वाइनिंग मिली थी। और उसी साल का मेरा जो 2012 का सबसे पहला सिलेक्शन था दैट वाज एसबीआई क्लर्क, भी उसी साल 2012 में मुझे मिला था। साथ ही साथ दोस्तों, ये मेरे कुछ रिटन क्वालिफाइड है। मैंने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, जी हाँ, सीडीएस के एग्ज़ाम को 8 बार मैंने रिटन क्वालिफाई किया है। साथ ही साथ एयरफोर्स का जो कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है उसको भी मैंने 4 बार क्वालिफाई किया है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोग एसएसपी के बारे में जानते हो, जिसमें मैंने लगातार 14 बार सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में इंटरव्यू दिए हैं, जिसमें 14 में 12 मेरी कॉन्फ्रेंस रही हैं सक्सेसिव। तो दोस्तों, ये था मेरा पूरा प्रोफाइल। मेरा मानना है कि जब कभी भी आप किसी एडुकेटर के पास जाते हैं तो उसके पूरे प्रोफाइल के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैंने अपने बारे में पूरी बातें बता दी हैं, जिससे कि अगले वीडियो में मुझे इतना सब डिस्क्राइब नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, फिलहाल हम लोग देखते हैं कि आज क्यों आए हैं, आज आप लोग मेरे चैनल पर क्यों आए हैं। जैसा कि आपने देखा था, हमने किया था सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की बात। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनालिसिस एसएससी सीजीएल 2019 में। कई बातें आप लोगों के जहन में आ रही हैं, जैसे कि बड़ी बात जो आप लोगों के सामने ऑब्वियसली आ रही है कि कैसे मेरिट हमारी इस बार इतनी हाई हो गई है। जी हाँ,
आपके पास जो सबसे बड़ा इस समय कंफ्यूजन है कि आखिर मेरिट इतनी ज़्यादा कैसे हो गई, या कई सारे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है कि सर सपोज करिए अगर हम उनका पूछना है कि सर अगर हम सीपीटी में फेल हो जाते हैं। जी हाँ, उनका कहना है कि अगर हम सीपीटी में फेल हो जाते हैं तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। तो दोस्तों आज हम इसकी भी बात करेंगे कि अगर कोई बच्चा सीपीटी में फेल हो जाता है तब क्या होता है। और उसके अलावा दोस्तों जो सबसे बड़ी बात जो कई लोग मैं देख रहा हूं कि पूछ रहे हैं, उनका पूछ क्या है कि प्री में 1,25,279 लोग यानी कि 1,25,279 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए, जिसमें केवल 25,876 कैंडिडेट ही लिए गए हैं। तो ऐसा कैसे हो गया। तो दोस्तों इन सारी बातों को हम आज ही डिस्कस करेंगे आपके इसी चैनल पर, और पूरे के पूरे फैक्चुअल डाटा मैं एक बार फिर आपके पास लाया हूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का हम लोग अपना वीडियो, जिसमें मैं आपको पहले पॉइंट वो सारे वीडियो के बारे में बता दूं। सबसे पहले आप देखें तो एसएससी सीजीएल 2019 प्रीलिम्स के रिजल्ट को पहले हम लोग प्रीव्यू करेंगे और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर इस बार की हमारी मेरिट इतनी ज़्यादा क्यों गई थी। दूसरी बात हम लोग करेंगे कि अगर मेरिट इस बार ज़्यादा गई है तो क्या ये हमारे फाइनल कट ऑफ को भी अफेक्ट करेगी या नहीं करेगी। तीसरी, जिसमें आपने पोस्टर में देखा था कि ओनली 25,876 कैंडिडेट हैज बीन क्वालिफाइड आउट ऑफ 1,25,279, क्यों, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। एक बात और भी है कि ओबीसी की मेरिट इंक्रीज हुई है वाइल द नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड इन ओबीसी कैटेगरी इज मोर देन द प्रीवियस। ये दोस्तों मैंने ये बताया कि जनरली जितने भी लोग हैं उन लोगों का कहना है कि भाई कैंडिडेट इस बार कम लिए गए हैं, इस वजह से मेरिट आपकी बढ़ी है। मेरी बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर अगर हम दूसरी बात को अगर हम लॉजिक बात करें तो आप देखोगे नंबर ऑफ कैंडिडेट जो ओबीसी में सिलेक्शन है या ओबीसी कैंडिडेट के नंबर बढ़ा है, लेकिन नंबर बढ़ने के बावजूद इनकी मेरिट भी बढ़ी है। इस पर भी हम लोग पूरी बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों कई लोगों के मेरे पास मैसेज भी आए हैं, कई लोग पूछ भी रहे हैं कि माई मार्क्स आर जस्ट ऑन द बॉर्डर ऑफ कट ऑफ, मतलब कट ऑफ के बिल्कुल बॉर्डर पर मेरा नंबर है, तो उनको मेंस का एग्जाम के लिए तैयार होना चाहिए या दूसरे एग्जामों के लिए जाना चाहिए। मैं इसके बारे में भी आप लोगों को पूरा आज डिटेल में बताने वाला हूं दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन आपके लिए लाया हूं दोस्तों। ये मैं जरूर वादा करूंगा कि आपको ये इंफॉर्मेशन किसी भी दूसरे चैनल पर नहीं मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों ये जो मैंने सबसे पहले अभी आपसे बात करी, इफ अ कैंडिडेट गेट्स फेल इन सीपीटी और इन टाइपिंग टेस्ट विल ही बी कंसिडर फॉर द अदर पोस्ट और नॉट, तो इस बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों अभी शुरुआत में कुछ लोगों ने मेरे पास मैसेज किया था कि सर आई एम नॉट एबल टू सी माई मार्क ऑन एसएससी साइट। वजह क्या है कि वो अपना लॉगिन पासवर्ड भूल गए हैं। एक वजह उनकी ये है कि लॉगिन पासवर्ड भूल गए हैं, तो उन्होंने पूछा रिकवर कैसे करेंगे। और रिकवर में सबसे बड़ी बात है कि उनका मोबाइल नंबर चेंज हुआ है। तो दोस्तों आज हम लोग कुल आज के इस वीडियो में अभी यानी कि ये वाला जो हम लोगों ने अभी देखा, ये 1 2 3 4 5 6 और आपका ये 7 पॉइंट की बात हम लोग आज की वीडियो में करेंगे। फिर इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें एक चीज़ बताई गई है कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो जेएसओ की है, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा दोस्तों ये दूसरा। और इस पर मैं बहुत ज़्यादा देर नहीं लूँगा, सारे के सारे वीडियो आपको लगातार मिलेंगे। जैसे आज आपको हमने आज 7 टॉपिक वाले बता दिए हैं, अगले में आपको ये वीडियो भी मिलेगा। दूसरा, बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आया, सर अगर हम डबल एओ में मान लीजिए अगर हम अपेयर होते हैं, हमारी तैयारी नहीं, अगर हमारा नेगेटिव मार्क आ गया तो क्या ये हमारे बाकी के जो पोस्टों में मेरिट बनेगी उस पर इफेक्ट करेगा। इस पर भी हम लोग डिटेल से बात करेंगे। एक
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ईडब्ल्यूएस में इस बार या ओबीसी सर्टिफिकेट का इशू बहुत आ रहा है। कई सारे मेरे दोस्तों को मैंने देखा है कि उनको इस बारे में पता नहीं है, तो इस वजह से उनके नुकसान के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो मेरा कहना है कि दोस्तों वीडियो को मिस मत करिएगा। अगर अगर आप ओबीसी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हैं तो हमारे इस तीसरे वीडियो, ये बात करेंगे हम अपने तीसरे वीडियो में। चौथे वीडियो में हम टायर 2 के कट ऑफ की प्रोडिक्शन की बात करेंगे, और उसी वीडियो में हम इन दोनों पॉइंटों के बाद टायर 2 का क्या कट ऑफ हो सकता है या सेफ स्कोर फॉर टायर 2 फॉर गेटिंग जॉब, हम इसके बारे में भी आप लोगों से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने बताया था कि बहुत सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ ग्रेड पे वाइज कि 2019 की फाइनल मेरिट में या नौकरी पाने के लिए सबसे सेफ आपका क्या स्कोर हो सकता है। दूसरी, कई सारे स्टूडेंट मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मेंस के एग्ज़ाम की तैयारी हम लोग कैसे करेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल हम इस बारे में भी आप लोगों को पूरी बात बताने वाले हैं, कैसे आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। तीसरी बात, जो यूएफएम को लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डरे हुए हैं पूरी तरह से, तो हम यूएफएम को लेकर के भी आपको बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं कि आप यूएफएम जैसे टॉपिक को भी निगलेक्ट कर देंगे। जी हाँ, यूएफएम में नहीं फंसेगा अगर आपने हमारा अगला वीडियो देख लिया। दूसरा, जो आप लोग पूछ रहे हैं, फाइनल रिजल्ट पब्लिश डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में एसएससी फाइनल रिजल्ट कितने दिनों में पब्लिश करता है, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। और रिजल्ट फाइनल आने के बाद में ज्वाइनिंग आप लोगों की कब तक हो जाती है। तो दोस्तों इन सारे बातों को लेकर के मैं टॉपिक वाइज अलग अलग बहुत डिटेल में आपके पास वीडियो लाया हूं, जिसमें से आज हम लोग पहले वीडियो को जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि क्योंकि आप लोग जॉब करने जा रहे हो, तो अगर आपको पर्टिकुलर पोस्ट जो मिल रही है उस पोस्ट पर आपकी सैलरी कितनी होगी, अगर आप ये जानना चाहते हो तो ये वीडियो हमारा जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहां पर आपको एसएससी की सारी पोस्टों की सैलरी पर मंथ आप कितना घर ले जाओगे इसके बारे में बताया गया है, और बहुत अच्छे से बताया गया है दोस्तों। कोई भी कंफ्यूजन आपको इसमें नहीं होगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं फिर। जैसा कि बातें आप लोगों से हो रही थी एसएससी सीजीएल का, मुझे लग रहा है कि आप लोग ये रिजल्ट तो पहले ही देख चुके हो, इसमें बहुत कुछ मुझे लग रहा है मेरे बताने लायक नहीं बचा है। आप लोग 1 जून को ही ये रिजल्ट आपके पास आ चुका है। जी हाँ, जून 1 में आ गया था। बहुत लोग पैनिक कर गए थे कि 1 जुलाई को आ गया था, क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे कि एसएससी ने 30 जून की बात करी और एसएससी अपनी बातों से मुकर गई। तो ऐसा नहीं था। एसएससी ने दिया था, जिसमें एसएससी ने बताया था कि टोटल 9,78,103 कैंडिडेट आपके इस एग्जाम में अपेयर हुए थे, जिसमें दोस्तों ये पहली लिस्ट डबल एओ की अलग निकाली जाती है, जिसका फुल फॉर्म असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर होता है डबल एओ की पोस्ट के लिए, या इसको हम लोग जो पेपर होता है पेपर 4 की बात करेंगे। इस पर भी हम लोग अलग से ही बात करेंगे, जिसकी मेरिट देखिए कितनी गई थी इस बार आपको देखें तो ये जो यूआर है। अच्छा दोस्तों, यूआर का मतलब क्या होता है आप लोग समझते हो ना? इसका मतलब होता है अनरिजर्व कैटेगरी। तो यूआर में सभी लोग आ जाते हैं, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी। अगर ये लोग अपनी कैटेगरी को क्लेम नहीं करते हैं तो विल ट्रीटेड एज यूआर। मतलब जनरल कैटेगरी जैसा कोई भी रेशियो नहीं होता है, क्योंकि जनरल कैटेगरी को यूआर माना जाता है। लेकिन इस बार एक नई बात आई, ईडब्ल्यूएस। इस पर भी मैं आपको आज पूरी बात बताने वाला हूं दोस्तों। यकीन मानिए दोस्तों, मजा बहुत आने वाला है। ठीक है दोस्तों। और इसी तरह आपकी एक जेसो की कट ऑफ जो गई है इस बार आप देखें तो 165.7 गई है, और पिछली बार भी आपकी करीब 165 के आसपास ये मेरिट भी गई थी। और ये हमारी एक फाइनल कट ऑफ है, जिसमें इस बार कहा गया है कि भैया पिछली बार सबसे 2017 में 131, फिर 18 में 137 और 19 में 147, मतलब जान ही ले लोगे। मतलब कैंडिडेट को जीने नहीं दोगे। कुछ दिनों बाद 200 में से 200 कट ऑफ जाने लगेगी। तो
ऐसा नहीं है भाई, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस हिसाब से आपकी ये पहली इम्पॉर्टेंट लाइन आ चुकी है। दोस्तों ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत ही बढ़िया चीज़ें बताने वाला हूँ। और अब आपका कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहली बात, अगर हम अपने 2017 के रिजल्ट को एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलेगा कि प्री की वैकेंसी हमारी कितनी गई हुई है, 131। कितनी गई इसका मैं थोड़ा मैं चाह रहा हूँ इसका कलर मैं बदल करके रेड कर लेता हूँ, मुझे लग रहा है रेड इस सब में दिखाई देगा। हाँ ठीक है, तो 131 गई। अच्छा 131 भी तब गई जब कैंडिडेट हमने कितने लिए, 1,50,000, और वैकेंसी हमारे पास थी 8,121। जैसे ही हम 2018 में गए हमारी मेरिट हो गई 137। कैंडिडेट हमने उतने लिए, यानी कि यहाँ पर जो बढ़ा वो केवल मेरिट बढ़ी थी कितने नंबर, 6 नंबर। लेकिन इसके बढ़ने की भाई वजह थी, कारण था। वो कारण हम मैं आपको बता दूं, वो कारण क्या था कि यहाँ पर 18 में एक नॉर्मलाइजेशन नाम की चिड़िया आई थी। जी हाँ, इस नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपकी मेरिट बिल्कुल 6 नंबर, ये पूरी तरह से जायज़ था। और कैंडिडेट आपने बढ़ाए नहीं थे तो ये बिल्कुल सही था। फिर 2019 में आपके कैंडिडेट आपने करीब करीब अगर आप देखें तो आपने 25,000 कैंडिडेट कम लिए, ये बात माननी पड़ेगी। अच्छा 25,000 कैंडिडेट कम लेने से मेरिट बढ़ सकती है, लेकिन 25,000 कैंडिडेट में आप मेरिट अगर देखें तो 10 नंबर जायज़ नहीं भाई, 10 नंबर मेरिट कभी नहीं बढ़ेगी। हाँ मैं यहाँ से 4 से 5 नंबर मान सकता हूँ कि आपकी मेरिट बढ़ सकती थी, इस पर मैं डिटेल में भी बात करूंगा। और जेसो में देखिए मेरिट आपकी जो 2017 में गई थी 151 गई थी, कैंडिडेट आपने कितने लिए थे, 10,000 लिए थे। अच्छा खास बात देखिएगा, 2017 में जो वैकेंसी थी वो केवल 50 वैकेंसी थी, लेकिन कैंडिडेट आपने 10,000 ले लिए। तो हुआ क्या दोस्तों कि ये ज़्यादा, ये कैंडिडेट जो हैं और इस वाले कैंडिडेट में जो ज़्यादा नंबर लाए उन लोगों ने जेएसयू को पहले से ही ऑप्ट कर रखा था। हालांकि जब 2018 में गए तो ये संख्या देखिए एकदम से आपको कम हो गई। तो जेएसओ में नंबर ऑफ कैंडिडेट आपकी इसी मेरिट के अकॉर्डिंग ही ऐड अप हो जाते हैं। तो मेरिट बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि 165 में यहाँ पर देखिए, यहाँ 151 तक 10,000 थे, तो यहाँ पर 165 में केवल 8,000 ही लोग रहे। उसके बाद 2019 में आई है, तो 2019 में भी जो मेरिट गई है ये एक हाँ ये 165.7 गई है। तो इसमें देखिए इस बार आपके पास क्या है, 19,000 कैंडिडेट है। भैया नंबर तो बड़ा है भाई, नंबर बड़ा है। अब देखिए ना नंबर कितना बड़ा है और ये इतने कैंडिडेट कैसे आ गए, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। और अगर हम डबल ए की बात करें तो बताइए 2016 में 152 मेरिट गई थी, कैंडिडेट कितने थे, 15,000, 152 के ऊपर। मतलब आप समझ रहे हैं ना, 152 से ऊपर यहाँ केवल 15,000 कैंडिडेट थे। फिर डबल ए में आप यहाँ आ गए तो सीधे सीधे 152 से यहाँ 170 के ऊपर 15,000 कैंडिडेट चले गए। और इस बार डबल ए में आपने देखा 180, तो 180 में इसमें 8,900 एग्जैक्टली 170 से ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ओबीसी, एससी और एसटी होता है। एक में जनरल प्रीव्यू दे रहा था दोस्तों। बात अगर हम कंपेयर करें तो हमारी 17 और 19 की वैकेंसी कमोबेश आपको सेम मिलेंगी, यानी कि रिजल्ट का पैटर्न इन दोनों के बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर हम 17 से 19 को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास दो फैक्टर जो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, एक नॉर्मलाइजेशन और दूसरा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो इंट्रोड्यूस हुई है। तो दोस्तों हम नॉर्मलाइजेशन यानी मेरिट की बात को 18 से कंपेयर कर लेंगे और ईडब्ल्यूएस को भी हम 18 से ही कंपेयर करके चलते हैं, क्योंकि जो वैकेंसी की बात आती है वो हमारे फाइनल रिजल्ट पर आएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको साथ ही साथ बता दूं, अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप अपनी क्वेरी को डायरेक्ट जैसा आप लोग अभी पिछले वीडियो से मुझसे पूछ रहे हैं तो यहाँ पर भी आप मुझसे अपनी बातों को पूछ सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग सीधे शुरू करने वाले हैं अपनी बात को कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं। एक बहुत बढ़िया और डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। पहले तो देखिए
2017 मेरिट जाती है हमारी 131। पक्का? ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये मेरिट 131 गई है। 2018 में 137। नंबर ऑफ कैंडिडेट जो सेलेक्टेड हुए थे ऑलमोस्ट दोनों में ही आपके 1,50,000 थे। तो मुझे नहीं लगता है 6 नंबर बढ़े, 6 नंबर बढ़े, और ये 6 नंबर बढ़े बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो यहाँ पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अचानक ही आप 2019 में आते हैं और 2019 में आप क्या देखते हो कि आपकी मेरिट इस बार 10 नंबर बढ़ी। 10 नंबर बढ़ी। नॉर्मलाइजेशन तो आपके पास था, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा तो नहीं जाना चाहिए था, ठीक है। हाँ, एक वजह आपने बोली कि हमने इस बार कैंडिडेट कम लिए हैं। बिल्कुल, दिस कैन बी ए रीजन। और आपने करीब 25,000 कैंडिडेट कम लिए हैं दोस्तों। तो 25,000 के बीच में फिर भी हम 10 नंबर को नहीं मान सकते हैं। हम कम से कम 4 से 5 नंबर मान सकते हैं कि मेरिट इसकी वजह से बढ़ सकती थी, लेकिन 10 नंबर बढ़ने की वजह नहीं थी। तब भी ये 10 नंबर यानी कि ये एक्स्ट्रा आपका जो 5 नंबर मेरिट की बढ़ी है वो कहाँ से बढ़ा है, तो इसके बारे में भी हम लोग आपसे बात करने वाले हैं। इसी में दोस्तों आप यहाँ देखिए, आपने एक वजह बताई कि आपने कहा कि भैया 25,000 कैंडिडेट हमने कम लिए, इसलिए हमारी जो मेरिट है, जो हमारी मेरिट है वो बढ़ गई। तो भैया एक चीज़ बताओ जरा, ओबीसी कैंडिडेट के बारे में क्या ख्याल है? कंपेयर करो, चलो चलो फटाफट। क्या 2018 में ओबीसी कैंडिडेट में ये 11,360 में, ये इसमें जो यूआर कैटेगरी से भी गए हैं दैट आर इंक्लूडेड इट हियर ओनली, ठीक है। आपने ओबीसी कैटेगरी में वो जो यूआर में गए हैं वो यहाँ पर है, सॉरी इसमें यूआर वाले ओबीसी नहीं है। ओबीसी कैटेगरी में आपने यहाँ रखे थे 11,360, और 2019 में केवल ओबीसी कैटेगरी में ही आपने ले लिए 17,000। यानी कि भाई अगर हम अब की बात को देखें, अगर हम घटाते हैं तो जरा देखिएगा, आपने करीब करीब 5700 कैंडिडेट प्लस किए, और ये प्लस करने के बाद भी आपकी मेरिट जो है वो बढ़ी है। एग्जैक्टली देखा जाए तो इस मेरिट को यहाँ पर कम होना चाहिए था। भाई आपने कैंडिडेट बढ़ाए तो मेरिट शुड बी लेस। ऐसा क्यों हुआ, इस पे भी दोस्तों मैं आपको बात बताने वाला हूँ। बाकी आप देखेंगे कि कैंडिडेट जो पिछले साल 21,000 लिए गए थे वो इस बार 19,000 हैं, 4 नंबर बढ़ गए। उसी तरह एसटी कैंडिडेट 11,000 लिए गए थे, इस बार 10,000 लिए गए, मेरिट बढ़ गई, 1 नंबर प्लस हुआ। यहाँ पर 4 नंबर प्लस हुआ। हालांकि ये डब्ल्यू वहाँ पर थी नहीं। यहाँ पर कितना, यहाँ पर भी करीब 4 नंबर आपका इंक्रीज हुआ है, ठीक है, मेरिट में। लेकिन ये जस्टिफाई मैं आपको बिल्कुल करके दिखाऊंगा। और ये थोड़ा सा हमने यहाँ पर बना के रखा हुआ है कि इसमें आपके यूआर कैंडिडेट देखे जाए तो 43,000, यहाँ पर यूआर कैंडिडेट आपने 51,000 लिखे, और यहाँ पे कैंडिडेट आपको केवल 25,000 दिख रहे हैं। तो दोस्तों अब हम लोग अपनी इस बात को पूरा पॉइंट वाइज समझने जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल, एसएससी सीजीएल 2019 प्रीलिम्स प्रीव्यू में मेरिट इंक्रीज क्यों हुई? तो सिंपल सी चीज मैं आपको बता दूं, मेरिट इंक्रीज हुई, द फर्स्ट रीजन, जो पहली वजह है, नंबर ऑफ कैंडिडेट। 25,000 कैंडिडेट आपने लेस लिए, एक बात। और इसकी वजह से आपकी मेरिट 4 से 5 नंबर बढ़ी। मैं फिर बता दूं, मैं 4 से 5 नंबर के डायरेक्शन में हूं, मैं 10 नंबर के डायरेक्शन में बिल्कुल भी नहीं हूं, और मैं इसको अभी आपके पास प्रूव करने वाला हूं। तो ये कह रहे हैं वाई मेरिट इंक्रीज? यस, मेरिट इंक्रीज, बट ओनली 4 to 5 मार्क्स, बस, इससे ज़्यादा मेरिट इंक्रीज नहीं हुई है। ये रहा आपके पहले सवाल का जवाब। देखते रहिए दोस्तों, सारी बातें आपको बता रहा हूं। दूसरा सवाल आपका क्या था, यहां देखिए, दिस टाइम मेरिट इज हाई, विल इट इफेक्ट द फाइनल कट ऑफ? तो दोस्तों मेरिट जो आपकी हाई हुई है वो 4 से 5 नंबर ही बढ़ी है। तो 4 से 5 नंबर को अगर हम मोटा मोटी देखें तो
जितना नंबर, जैसे 5 पकड़ ले तो 5 तिहाई 15 उधर ले लीजिए प्लस 5। जी हाँ, फाइनल कट ऑफ भी आपकी लगभग लगभग 20 नंबर के आसपास आपकी फाइनल कट ऑफ भी बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं। 2018 का जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें आपको +20 करना है एज ऑफ नाउ। बाकी मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। दूसरी बात, आपने कहा कि भाई ओनली 25,876 यू आर कैंडिडेट आर सेलेक्टेड फॉर टायर 2 आउट ऑफ इतना। तो भाई मैं अभी आपको दिखाता हूँ अब असली कहानी कैसे, और वो बात ये 10 नंबर वाली दोनों चीज़ों को मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों, एक नई कैटेगरी जो यहाँ पर नहीं थी, यहाँ पर नहीं थी, यहाँ पर आई। इस नई कैटेगरी का नाम है EWS को हमने क्या बताया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए था। अब आप फिर कहोगे कि मैं फिर क्लियर कर दूं, ये केवल जनरल वालों के नहीं था, ओबीसी, SC, ST सभी लोग चाहते तो इस पे क्लेम कर सकते हैं। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको केवल ओनली 1 रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकता है। जी हाँ, मेरी बात को ऐसे समझिए कि एक हमारा PH कैटेगरी का कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट जनरल है और एक कैंडिडेट ओबीसी है और एक कैंडिडेट SC है। तो जो ये PH कैटेगरी का कैंडिडेट जो है वो अगर PH कैटेगरी ले लेगा तो ये कैटेगरी उसकी खत्म हो जाएगी, और अगर वो PH कैटेगरी नहीं लेगा तब उसको इसमें से उसे जो चाहिए वो मिलेगा। कहने का मतलब है कि 2 रिजर्वेशन हम लोग नहीं पाते हैं। अब आप कहोगे सर इतनी इतनी सारी बातें आप क्यों बता रहे हो, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, हुआ क्या कि इस बार आपके UR ये 25,876 तो यहाँ थे ही, प्लस आपके यहाँ पर ये 29,885। आई एम डैम श्योर कि इसमें आपके कैंडिडेट जो होंगे वो केवल आप लोगों के जर्नल कैटेगरी के कैंडिडेट ही यहाँ पर होंगे। समझ रहे हैं ना भाई मेरी बात को, यहाँ पर आपके केवल ये जर्नल कैटेगरी के ही आएंगे। मैंने आपको बता दिया ना, यूआर जो है इट्स नॉट अ कैटेगरी, यूआर में ये भी और जनरल भी आ सकता है अगर वो अपने रिजर्वेशन को क्लेम नहीं करता है। अब देखिए होता क्या है इसमें, बड़ा आसान सी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जर्नल तो EWS बोलेगा, लेकिन ओबीसी को पहले से एक रिजर्वेशन में लाया, तो इस EWS में ना SC आए ना OBC आए होंगे ना ST, यानी कि ये कोर आपके कौन आ गए, जनरल कैटेगरी, जिसको अभी तक आप लोग UR बोलते थे। प्लस आपने 25,876 आपने यहाँ पे रख दिए। तो आप इसको जब आप जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो कैंडिडेट आपके पास हैं ये लगभग लगभग 55,761। तो कैंडिडेट देखिए 2017 में जब आप 1,50,000, मतलब जब आपने 1,50,000 किए थे तब कैंडिडेट आपके पास 43,000 थे, और इस बार आपके पास जो जनरल कैटेगरी है वो 55,000, जी हाँ 55,761, 55,000 लिया गया है। तो दोस्तों उन लोगों से मैं खास तौर पर बोल दूं कि स्टॉप स्प्रेडिंग रूमर कि UR कैंडिडेट का नंबर कम किया गया है। नंबर किसका कम किया गया है मैं वो भी आपके सामने खोलकर दिखाऊंगा, फिर उसके बाद में बहुत ज़्यादा बातें इसके बारे में मत बोलिएगा। तो दोस्तों पहली चीज़ जो आप लोगों से अब तक कही जा रही थी कि UR वाले बेचारे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, तो मुझे लग रहा है कि UR वाले क्या करेंगे ये चीज़ आप लोगों ने बड़े अच्छे से समझ लिया है। और और ये सारी बातें आना भी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जब कभी किसी भी एग्ज़ाम को आप दे रहे हो तो आपको उस एग्ज़ाम के बारे में सारी चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। तो पहली चीज़ तो मैंने आप लोगों की क्लियर कर दी कि आपके जो UR हैं वो पिछली बार से ज़्यादा लिए गए। जी हाँ, आप समझिए ना मेरे जनरल भाइयों, मेरे जनरल कैंडिडेटों, समझ लो इस बात को
कि आप लोग जो अब तक कह रहे थे बात को, उस बात को मैंने कंसीडर करते हुए आपकी बात को बता दिया है कि खुश हो जाइए, जनरल कैंडिडेट इंक्रीज हुए हैं। ये आपकी बात हो गई। अगले सवाल जो मैंने बात उठाई, भाई ओबीसी की मेरिट इंक्रीज क्यों कर दी व्हाइल द नंबर ऑफ सेलेक्टेड ओबीसी कैटेगरी इज मोर देन द प्रीवियस ईयर। ठीक है, अब मैं इस बात की बात करता हूँ। दोस्तों हुआ क्या, अगर आप थोड़ी सी बात करोगे तो ये जो 11,000 कैंडिडेट आपको दिख रहे हैं और इस अदर कैटेगरी में भी कुछ ओबीसी होते थे। जी हाँ, अभी तक क्या होता था कि ओबीसी कैंडिडेट जो अच्छी मेरिट लाते थे, ज़्यादा मेरिट लाते थे, वो यूआर में चले जाते थे। और ज़्यादातर अगर आप पिछली मेरिट्स को देखेंगे तो यूआर में आपको ओबीसी ज़्यादा मिलते थे। अब हुआ क्या कि यूआर में से एक कैटेगरी ये निकाल दी गई, ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस में 29,885 आ गए केवल जनरल वाले। इसमें ओबीसी जा नहीं पाए। जी हाँ, ओबीसी इसमें नहीं जा पाए और इसमें ना जाने की वजह से दे हैव टू रिटर्न टू देयर ओन मेरिट और यहाँ पर उनका नंबर बढ़ गया। यही वजह रही कि ओबीसी कैटेगरी में नंबर भी बढ़ा और उनकी मेरिट भी बढ़ी है। तो दोस्तों समझ गए ना, यानी इनडायरेक्टली अगर मैं एक छोटी भाषा में आपसे बात कर दूं तो ईडब्ल्यूएस आने से अगर थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े सा अगर मैं नुकसान की बात करूंगा तो ओबीसी कैंडिडेट का हुआ है। क्योंकि ओबीसी कैंडिडेट अभी जो जो थोड़ा बहुत नंबर ज़्यादा लाके अपनी कैटेगरी से, वो आप देखिए, ये बात तो आप लोग भी जानते हो कि यूआर का कट ऑफ और ओबीसी का कट ऑफ देखिए तो 2018 में ही आपको एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि इन दोनों के कट ऑफ में बहुत ज़्यादा, ये देखिए ये वाला बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो होता क्या था कि 131 के बाद जो ओबीसी 38 भी लाया वो इसमें चला गया, 39 इसमें चला गया, 40 इसमें चला गया। लेकिन अब क्या हुआ कि ये दोनों मेरिट तो लगभग सेम हो गई, यानी कि जनरल कैंडिडेट को फ़ायदा मिल गया यहाँ से उठने का। अब ओबीसी कैंडिडेट जो इवन 142, 43, 44 भी लाया, वो यहाँ नहीं आ पाया, वो अपनी कैटेगरी में रह गया। तो मुझे लग रहा है ये इतनी बात काफ़ी आपको ये बताने के लिए कि आपकी ओबीसी की मेरिट इस बार क्यों बढ़ी थी। दोस्तों मैं फिर बता दूं, दिस इज एक्सक्लूसिव वीडियो जिसमें आप लोगों को मैं आज पूरी जानकारी दे रहा हूं। इतना डिटेल्ड रिजल्ट पर शायद आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया होगा जितना डिटेल्ड मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ। तो दोस्तों गुजारिश है आप लोगों से कि मेरी इस मेहनत को सफल बनाइएगा। दोस्तों बहुत रिसर्च करता हूँ आप लोगों के लिए, एक एक पॉइंट निकालता हूँ और इस पूरी सीरीज में 6 वीडियो की सीरीज है। इस 6 वीडियो की सीरीज के बाद में आपको एसएससी की सारी जानकारी अपने आप मिल जाएगी। अब दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन शायद आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। अगला क्वेश्चन भी बहुत आप लोगों ने पूछा और जानने की कोशिश करी, जो आप लोगों को नहीं पता चल पा रहा था, ये मैंने क्लियर कर दिया। तो अब इस क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या पूछा कि माई मार्क्स आर जस्ट ऑन द बॉर्डर। तो आपका मैं बॉर्डर कितना मान लूँ, चलिए मैं आपको बॉर्डर मान लेता हूँ 147। ठीक है, आपने कहा भाई मेरे मार्क्स बॉर्डर पर हैं, तो भाई एक काम करते हैं, चलते हैं। देखिए जितनी बात मैं बता रहा हूँ तो आपको एक चीज़ तो क्लियर हो ही गया, मेरिट जो बढ़ी है वो 2018 और 2019 ये दोनों कहानी ऑलमोस्ट सेम चल रही है। यहाँ मोटी मोटी बात एक ही आई है कि आपका जो मेरिट बढ़ी है वो कैंडिडेट कम लेने की वजह से बढ़ी, लेकिन बाकी सब क्या है, सेम है। तो एक चीज़ सोचिए, अगर एसएससी ने इस बार भी 2019 में भी अगर 1 लाख कैंडिडेट बुला लिए होते और ईडब्ल्यूएस नहीं दिया होता तो आपकी यही मेरिट कहीं ना कहीं फिर से 137 के आसपास ही होती, हाँ या ना। यानी आपकी मेरिट फिर से 137 पर ही तो आ जाती, और 137 आ जाती और आपके नंबर है 147। तो भाई एक चीज़ बताओ, जब आपके नंबर आपके बॉर्डर से 10 नंबर ज़्यादा हैं तो क्या आप फाइट नहीं कर सकते हो?
तो दोस्तों एक बात तो बिल्कुल अपने दिमाग से लगा दो, और कभी भी कम से कम मुझसे तो ये सवाल कभी मत करना कि मेरे मार्क्स बॉर्डर पर है, मैं तैयारी करूं या ना करूं। अगर इतना ही डर लग रहा है तो एसएससी के अंदर नहीं आना चाहिए था आपको यार। एसएससी पूरा पूरा, अगर मैं बात करूं, आपका एसएससी कितने नंबर का खेल है आप बताइए। एसएससी पूरे 700 नंबर का गेम है। और अगर हम डबल एओ और जेएसओ की बात करें तो 900 नंबर का गेम। 700 और 900 में अभी केवल 200, मतलब अभी आधी लड़ाई भी नहीं हुई और आप यहां से हार मानने लगे। अगर इतना हार मानना था तो क्यों आ रहे हो इस कंपटीशन में भाई। इतनी एसएससी की पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे अच्छी मानी जाने वाली पोस्टों में से है, तो भाई 200 में से नंबर आपके आए हैं ना, कितना कम है भाई। मैंने कहा कि देखिए जनरल 165 तक लोग हैं, आपका 147 है, कितना 18 नंबर कम है भाई। 18 नंबर हम मेंस में कवर करेंगे ना। अभी तक हमारा टारगेट 340 था, प्लस 18 कर देंगे, अब हम 358 की तरफ बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे मैं इसके लिए आपके पास बताने के लिए हूँ, और बताऊंगा दोस्तों। बीच रास्ते पर छोड़ने वाला इंसान मैं नहीं हूँ। आप लोगों को इसके बारे में पूरी बात बताऊंगा। लेकिन एक बात जो मैंने बोली, मैंने यहाँ का जो कैलकुलेशन निकाला सभी में आपने ऑलमोस्ट देखा। आपकी मेरिट अगर देखा जाए, ये कंपेयर किया जाए, तो लगभग लगभग यहाँ पर देखिए तो आपकी मेरिट 1.5 नंबर से 4 नंबर के आसपास बढ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ी है। और अपनी इस बात को मैं दूसरे हिसाब से भी अभी आपके सामने दिखाता हूँ। ये देखिए, सबसे पहली बात मेरिट जो बढ़ी मैं उसकी बात करता हूँ। तो मेरिट देखिए, आप देखिए ये 2018 का था, ये मुझे किसी बच्चे ने फॉरवर्ड किया था तो मैंने उसका रेफरेंस ले लिया। मुझे काफ़ी रिलेवेंट लगा कि जिस बंदे की AIR यानी ऑल इंडिया रैंक का मतलब क्या होता है, जो UR ऐसे बोल सकते हो ना, जिसमें मतलब एक जो जनरल बनती, जिसमें UR सबको मिला के बनता है। तो जिस बच्चे के 176.8 थे उसकी 4000 रैंक थी, और इस बार जिसके 180.2 हैं, वो ये तो इजीली आप लोग आइडेंटिफाई कर लो कि कट ऑफ इतनी गई है कि 4065 है। कितना बढ़ रहा है, तीन, देखिए कितना बढ़ा आपका, केवल 3.4 मिनट बढ़ रही है। अच्छा, यहाँ पर OBC उन्होंने क्यों दिया है बिल्कुल मैं बता दूं कि 2018 और 2019 के UR को आप कंपेयर नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑफ EWS। हाँ, कंपेयर कर सकते थे आप OBC के। तो OBC में देखिए, एक बंदा जो पिछली बार 1167 रैंक पर था, उसके नंबर 176 पॉइंट थे। इस बार कितने हैं, 180.2। पिछली बार 169 वाले के रैंक 2904 थी, इस बार 172 वाले की है। उसी तरह पिछली बार 165 वाले की रैंक 4450 थी, इस बार 168 वाले की है। और जितना नीचे दोस्तों जाते हैं मेरिट आपकी देखिए डिफरेंस उतना कम होता जाता है। तो कहने का मतलब है ये 2 से 3 क्या, ये एक्चुअली में 2 से मैं तो कहूँगा केवल 4 नंबर ही आपकी मेरिट पर फर्क पड़ा था। इसको मैं कह सकता हूँ कि हेंस, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हेंस प्रूव merit is increased only by 4 marks। बस समझ गया ना भाई। बाकी जनरल कैंडिडेट के लिए थोड़ी सी, भाई जो अनरिजर्व कैंडिडेट इस बार हैं, हाँ उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन आप ये कहो कि जनरल कैंडिडेट को प्रॉब्लम है, भाई इसके लिए मैं मानने को तैयार नहीं। अब जो लोग कह रहे थे भैया बॉर्डर बॉर्डर खेल लेते, आओ बॉर्डर पे खिलाते हैं आप लोगों को, मैंने क्या बताया, आपके नंबर 148 है, 148। आपकी रैंक कितनी जरा देखो, 68,000 भाई साहब रैंक है। और टोटल लगभग 125,000 लिए गए हैं, यानी अभी भी आपसे नीचे 64,000 कैंडिडेट हैं। तो फिर डर क्यों, क्यों डर रहे हो, लग जाओ। बस 10% एक्स्ट्रा एफर्ट कर देना, ये जो आपके 18 से 12 नंबर पीछे रह रहे हो ना, उनको बढ़ा लेना, बाकी आपका ये डर भी ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आपके शुरुआती जो प्री के रिजल्ट में आपके पास कन्फ्यूजन आई थी कि मेरिट क्यों बढ़ी, मैंने जवाब दे दिया।
ओबीसी की मेरिट के बारे में मैंने बात बता दिया, ईडब्ल्यूएस के बारे में भी बात बता दिया, और मेरा जो बताना था कि आपकी जो मेरिट बढ़ी है वो केवल 4 नंबर बढ़ी है जनरल कैटेगरी के लिए। मैं फिर बता दूं, बिल्कुल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10 नंबर बढ़ी है, बट जनरल कैटेगरी के लिए केवल 4 बढ़ी है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में इस बार आप लोगों को स्पेसिफिक अपनी पोजीशन मिल गई है। तो दोस्तों, ये तो आपके रिजल्ट का प्रीव्यू के बारे में मैंने एक बात आपको सारी, लगभग सारी बात मैंने आपके इस रिजल्ट के बारे में बता दी। अब बात करते हैं आपका दूसरा सवाल। आपने कहा कि सर सपोज करिए एक कैंडिडेट है जो सीपीटी का फुल फॉर्म आप लोगों को देखिए मैंने यहीं पर लगा दिया था। सीपीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जी हाँ, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसमें आप लोगों ने मुझसे पूछा कि सर अगर अगर मान लीजिए इसमें हम फेल हो गए, ठीक है, तो पहले तो हम देख लेते हैं सीपीटी किसके किसके लिए हमें चाहिए होता है। सीएसएस, एमईए, आर्म फोर्स हेडक्वार्टर, आपने देखा हो ये सारे असिस्टेंट की पोस्ट हैं, और एसएफआईओ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में, जीएसआई में, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में, सेंट्रल एक्साइज में, एग्जामिनर में, प्रिवेंटिव ऑफिसर में, इतने में आप लोगों के लिए सीपीटी चाहिए होता है। प्लस टाइपिंग भी इसमें भी होता है, और एक केवल टाइपिंग आपका टीए के लिए भी होता है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, आपने एक ऑप्शन दिया, आपने ऑप्शन दिया ऐसे कि सबसे पहले आपने डबल एओ दिया, फिर आपने दिया आईटीआई, फिर आपने कहा आईटीआई ना मिले तो हम मुझे एग्जामिनर चाहिए, एग्जामिनर ना मिले तो मुझे प्रिवेंटिव दे दीजिए, उसके बाद एक्साइज दे दीजिएगा, फिर मुझे डीए दे दीजिएगा, फिर मुझे इंस्पेक्टर पोस्ट दे दीजिए। अब मैं समझाता हूँ क्या हुआ। आप गए सीपीटी और सीपीटी में हो गए फेल, कोई बात नहीं। अब सीपीटी के लिए अब आपका जो आपने ऑप्शन पोस्ट दी है ना, तो अब आपकी जब मेरिट डिसाइड होगी तो पहले ही आपका नाम एग्जामिनर, प्रिवेंटिव, एक्साइज, इसमें सीपीटी चाहिए था, ये हटा दिए जाएंगे। यानी अब जो फेयर बचेगा आपका, जो केवल जिसके लिए आपकी मेरिट अब डिसाइड की जाने वाली है, तो वो मेरिट अगर आप देखें तो वो अब आपकी नंबर 1 पे डबल ए वो चला जाएगा, नंबर 2 पे आईटीआई आ जाएगा, नंबर 2 पे आपका, और नंबर 3 पे आपका डीए चला आएगा, और नंबर 4 पे आपके पास ये इंस्पेक्टर। मतलब क्या है कि सीपीटी अगर आप फेल हो जाते हो तो जिस पोस्टों के लिए ये पोस्टें, ये मैं आप लोगों को पीडीएफ भी इसकी दे दूंगा। हालांकि मुझे पूरा यकीन है आप लोगों ने अपना नोटिफिकेशन तो पूरा पढ़ा ही नहीं होगा, कोई नहीं पढ़ता है, कोई बात नहीं। मैंने इस बार करीब 10 से 15 बार ये पूरा नोटिस पढ़ा है, और इसके अंदर की सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दिक्कत नहीं, अगर आपने नहीं पढ़ा मैंने आपके लिए पढ़ लिया है। तो ये पोस्टें हैं जिनके लिए सीपीटी जरूरी है। अगर आप फेल हो जाओगे तो इन पोस्टों के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। इट इज़ एज सिंपल है, सभी लोग समझ रहे होंगे। तो अगर आप सीपीटी फेल होते तो ऐसा नहीं है कि आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जाएगा, बिल्कुल नहीं किया जाएगा। हाँ, आप उन पर्टिकुलर जिनमें सीपीटी जरूरी था उन पोस्टों के लिए फाइट नहीं कर पाओगे। तो ये जवाब रहा उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा था कि सर अगर मैं सीपीटी में फेल हो गया तो। अगली बात दोस्तों, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है आने में देर हो गई, जिसमें आप लोगों ने पूछा कि आई एम नॉट, ये देखिए, आई एम नॉट एबल टू सी माई मार्क्स ऑन एसएससी साइट, फॉरगेट लॉगिन पासवर्ड, हाउ टू रिकवर द सेम। कैसे रिकवर किया जाए। कई लोगों ने मुझसे बताया था कि सर हमारा मोबाइल नंबर भी खो गया। तो मैं पूरा स्टेप बताने जा रहा हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले देखिए, एसएससी की साइट आप सब जानते होंगे। एसएससी की साइट पर जाकर के आपने लॉगिन किया, एसएससी साइट आपने ओपन करी, ये आपका पूरा होम पेज बन के आ जाता है। इसमें क्या है, ये जहाँ लॉगिन लिखा हुआ है इसमें आप नीचे आइए, इस फॉरगेट पासवर्ड, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉरगेट पासवर्ड। आपको क्या करना है, बस यहाँ पर क्लिक कर देना है, फॉरगेट पासवर्ड पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इस फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करोगे आपके पास ये विंडो बन करके आ जाएगी। ये विंडो आपके सामने होगी। तो इसमें क्या है कि जैसे मैंने एक ऐसे ही अपनी लॉगिन करके आपको दिखाने के लिए चाहा था, इसीलिए मेरा नंबर भी पड़ा हुआ है। आपको अपना इस स्क्रॉल बोर्ड पे पहले सबसे पहले यहाँ क्लिक करना है। इसको मैं थोड़ा डार्क कर लेता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये कलर आपको देखने में प्रॉब्लम आ रही होगी। थोड़ा सा इंक कलर को मैं यहाँ पर डार्क कर लेता हूँ, ठीक है।
तो आपने यहाँ पर आकर के सबसे पहले स्क्रॉल हो जाएगा, बहुत सारे ऑप्शन है, अपना स्टेट सेलेक्ट करिएगा। फिर उसके बाद अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो भाई मोबाइल नंबर पे डाल दीजिएगा, बहुत ईजिली आपका पासवर्ड वहाँ पर आ जाता है। जैसे करेंगे तो वहाँ से ओटीपी, अगर मोबाइल नंबर आपका खो गया है तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी, दोनों में से कोई एक डालना है। किसी बच्चे ने कहा था कि सर मेरे पास मोबाइल तो है, ईमेल आईडी नहीं है, तब भी नहीं, तो दोनों में से एनी एक अगर आपके पास है, दोनों में से कोई एक तो 100% भाई साहब के पास होगा। जैसे ही आप यहाँ डालते हैं आपको यहाँ पर क्या कर देना है, इंटर कर देना, सबमिट बटन को दबा दीजिए। जैसे ही आप सबमिट बटन को दबाएंगे आपके पास ये विंडो खुल करके आ जाएगी। मोबाइल में होंगे तो मुझे लग रहा है मोबाइल में आपका पासवर्ड तुरंत आ जाएगा, ओटीपी यहाँ पर ओटीपी इंटर करना है आप लोगों को, और ये कैप्चा तो आप लोगों को डालने की आदत होगी। ये जो लेटर होते हैं वो लेटर यहाँ पर चुपचाप आपको डाल देने होते हैं और यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। हाँ, अब आपके पास मोबाइल तो है नहीं, क्या मोबाइल तो है नहीं, तो भाई जब आपके पास मोबाइल नहीं है तो ईमेल पर ओटीपी जाता है। अब ईमेल की मैं बात बता दूं दोस्तों, ईमेल आजकल आप लोग क्या है, ज़्यादातर लोग अपने मोबाइल पर देखते हो, तो होता क्या है कि कई बार आपको नॉर्मल इनबॉक्स में आपका मेल नहीं जा रहा है, तो आपको किस में चेक करना है, अपने स्पैम फोल्डर पे चेक करिए, या ट्रेसेस में भी कई कई बार आपका जो फ़िल्टर हो जाते हैं, तो फ़िल्टर के जितने भी फ़ोल्डर हैं आपके, या जैसे मेरे पास मैंने एसएससी को इम्पोर्टेंट कैटेगरी में डाला है तो मेरे इम्पोर्टेंट कैटेगरी में एसएससी का ओटीपी आ जाता है। तो इन तीनों में से किसी एक फ़ोल्डर में आपका ओटीपी ज़रूर आएगा। फिर भी अगर ना आए, अगर ना आए तो दोस्तों होता क्या है कि जैसे आपके मार्क्स आए थे 7 जुलाई को, तो 7 जुलाई को क्या होती है, साइट पर आपका लोड ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो जब साइट पर लोड ज़्यादा हो जाता है तो ऑनलाइन, देखिए ये मोबाइल का तो इशू नहीं है, लेकिन ऑनलाइन जैसे लोड बढ़ता है ओटीपी आपका लेट होने लगता है। तो मेरा मानना है कि आप फिर 3-4 दिन आराम से पेशेंस रखिए, वेट कर लीजिए। अगर 3-4 दिन तक भी आपका ओटीपी आपके मेल पर नहीं आ रहा, क्योंकि अभी जब आप देखोगे तो ईमेल आएगा, लेकिन 4 से 5 घंटे में ओटीपी आएगा, तब तक सेशन आपका एक्सपायर हो जाता है। तो आप 3-4 दिन आराम से वेट कर लीजिए, और नहीं तो रात में जब बहुत लोग यूज ना कर रहे हो, क्योंकि मैंने कहा ना 3-4 दिन बाद ही, क्योंकि जब से रिजल्ट आता है करीब करीब मैंने कितने कैंडिडेट, 9,28,000 कैंडिडेट है, सबके सब अपने मार्क्स देख रहे होंगे। तो होता क्या है कि कितने लोगों के पास ईमेल ओटीपी जाएगा। तो उसके बाद 3-4 दिन बाद रात को 11 बजे से, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे के बीच में आप ट्राई करिएगा। और ये मैंने खुद 2-4 बच्चों का ट्राई किया है, यानी कि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे, अगर आपने इसके बीच में ट्राई कर लिया तो आपका ओटीपी तुरंत आ जाएगा। और जैसे ही आपको ओटीपी मिलेगा आप यहाँ पर ओटीपी इंटर करिएगा, सबमिट करिएगा, और फिर आपके पास ये विंडो बन के आ जाएगी। और जैसे विंडो आए सबसे पहले तो अपना ये रजिस्ट्रेशन नंबर अपने पास नोट कर लेना, ये ईमेल आईडी क्योंकि इसी पर आई है तो कोई दिक्कत है नहीं। तुरंत अपना न्यू पासवर्ड डालिए। अच्छा, न्यू पासवर्ड में आपको पता है अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज होनी चाहिए, अल्फ़ाबेट में एक नंबर आपका कैपिटल में होना चाहिए, बाकी स्मॉल में, कुछ न्यूमेरिकल होने चाहिए, और एक आपका स्पेशल कैरेक्टर। तो इसका ये बनाना मुझे नहीं लगता आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये लॉगिन पासवर्ड बना लेना और इंटर कर लेकर यहाँ पर आप अपना डालिएगा पासवर्ड, और यहाँ कंफर्मेशन करके आप सबमिट कर दीजिएगा। आपका पासवर्ड, ये जो आपका पासवर्ड था, ये पासवर्ड पूरी तरह से सेट हो जाएगा। अच्छा, अब क्या करोगे, अब चुपचाप एक काम और करना, अपनी जीमेल आईडी खोल लेना, क्योंकि अगली बार फिर मेरे पास मैसेज करोगे। जीमेल आईडी ओपन करना, ठीक है, और खुद को ही एक मेल कर लेना। जैसे जैसे मान लीजिए हम लोगों की ईमेल आईडी है studyxda@gmail.com, तो
सेंड में भी इसको इसी को डाल दीजिएगा। तो होगा क्या, और उसमें आप क्या डालना है, आपको अपना ये रजिस्ट्रेशन नंबर और लॉगिन पासवर्ड बस उसी मेल में डाल लेना बस, और उसको सेंड कर देना। तो होगा क्या, अब आपके इनबॉक्स में भी पासवर्ड होगा और आपके सेंट बॉक्स में भी पासवर्ड सेव हो जाएगा। ये भी मैं अंदर की बात बता रहा हूँ। अगर खैर अब हम लोगों के समय में तो एसएससी ने ऐसा कुछ नहीं दिया था, नहीं तो मेरे पास मेरे 2012 से लेकर के 2014 तक के जितने भी मेरे सिलेक्शन हैं, सारा रिकॉर्ड मैं आपको आज दे सकता हूँ। फ्रॉम द प्रीलिम्स के राइटअप से लेकर के फाइनल सिलेक्शन तक की लिस्ट भी आज भी मेरी मेल आईडी पर पड़ी है। तो आप लोगों से मैं चाहूँगा कि आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, अपनी मेल आईडी को ज़रूर यूज करिए, क्योंकि ये आप लोगों को बहुत काम आने वाली है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब तक जितने भी लोग होंगे, उन्होंने, मैंने देखा है फेसबुक में ये वो फलाना धमाका करके कहीं ना कहीं उन्होंने अपना पासवर्ड रिकवर कर लिया है। मुबारक हो दोस्तों। जो नहीं कर पाए हैं वो मेरा ये वीडियो देखने के बाद एक बार फिर से ट्राई जरूर करेंगे। और पेपर में मोटिवेशन देखना है, सैलरी कितनी मिलनी है, तो मैं फिर बता दूं कि ये मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है वीडियो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए देखिए सैलरी आपको कितनी मिलती है। और इसी के साथ ही दोस्तों, आप सभी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वालों को सौरभ गुप्ता की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और लग करके पढ़ाई करिए दोस्तों। और आप लोगों के लिए एक क्विक रिवीजन के लिए मैंने प्रीलिम्स के समय में एक 35 डेज का क्रैश कोर्स बनाया था। इसमें मैंने चैप्टर वाइज, जो मैं देखता हूँ ना, अक्सर आप लोग पूछते हो सर चैप्टर वाइज चाहिए, तो इसमें मैंने चैप्टर वाइज क्या, चैप्टर में भी टाइप वाइज क्वेश्चंस का कलेक्शन मैंने करा दिया था। और जिन्होंने पहले देखा था उनको पता होगा प्रीलिम्स में उनको कितना फ़ायदा हुआ है। तो मेंस की तैयारी करने से पहले मैं भी चाहूँगा कि आप लोग मेरे द्वारा सॉल्व किए गए सवालों को और उनको तरीकों को ज़रूर देखें दोस्तों। मस्ट वॉच वीडियो हैं, केवल 35 इन नंबर्स हैं। इन 35 वीडियो से आपको मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है, 18-20 नंबर को बढ़ाने के लिए आप एक छोटा सा क्विक रिवीजन हो जाएगा। बाकी मैं आपको बता दूं, मेंस की स्ट्रेटजी की मैं पूरा एक उस पर डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको करना क्या है कि इन वीडियो को ज़रूर से ज़रूर तैयार करिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का अपनी सीजीएल 2019 एनालिसिस की सीरीज। जी हाँ, दिस इज़ द सीरीज ऑफ एनालिसिस, जिसमें हम टोटल आपके पास 6 वीडियो लाने वाले हैं। उसका पहला वीडियो आज यहीं पर ख़त्म होता है दोस्तों। कल आपको मैंने जो शुरुआत में टॉपिक बताए थे, उन टॉपिक यानी कि दूसरे वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन, जी हाँ जेएसओ, और जेएसओ में एक और ऐड हुआ है स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, मिस मत करिएगा। वो वीडियो कल आप लोगों को इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगे कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर कुछ गड़बड़ लगती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बता दीजिएगा, या सीधे कमेंट भी करके आप हमारी बातों को बता सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में नई बातों को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।